हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम देखने वाले हीट हीट ट्रांसफ़र लॉज अर्थात ऊष्मा और ऊष्मागतिकी जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं उससे संबंधित कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के नियम जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको उस नाम से ही आते हैं कि ये जो लॉ है, ये जो नियम है ऊष्मागतिकी का, ये किसने दिया हुआ था या फिर उससे संबंधित सारी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ ऐसे ही नियम ऊष्मागतिकी से संबंधित। आज यहाँ पर हमारा पहला जो नियम है वो किरचॉफ का ऊष्मा विनिमय नियम है, अर्थात किरचॉफ्स हीट रेडिएशन लॉ जिसे हम कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये नियम जो किरचॉफ ने बताया था कि किसी दिए गए ताप पर सभी वस्तुओं या पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और उत्सर्जन अवशोषण की जो क्षमता होती है, इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत होता है या हम कहते हैं इसे कांस्टेंट होता है और यह मान दिए गए ताप पर आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका के उत्सर्जकता क्षमता के मान के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, जो किरचॉफ का लॉ है वो पिंडों के वस्तुओं या पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता के जो अनुपात है उस पर निर्धारित है। और देखिए दोस्तों, कहने का ये मतलब है किरचॉफ लॉ का जो कि यदि वस्तु उत्सर्जन जितना क्षमता होती है उसका अनुपात उसके अवशोषण क्षमता के बराबर ही होता है। और जो इसका लॉ है, ये जो नियम है दोस्तों, ये आदर्श कृष्ण पिंड कृष्णिका, एक आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका किसे कहते हैं दोस्तों, जिसका जो अपने ऊपर आपतित, सपोज ये एक आदर्श कृष्णिका कहने का मतलब है एक काला ब्लैक कलर का कोई वस्तु, कोई पिंड जो अपने ऊपर आई हुई या आपतित सारी की सारी ऊष्मा की जो किरणें हैं, वेव्स हैं, उसको वो उतनी ही मात्रा में उत्सर्जित कर ले जितना कि उसने अवशोषित किया हुआ है। तो यही एक आदर्श कृष्ण पिंडिका या कृष्णिका कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अतः अगर हम दूसरे शब्दों में यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिए गए ताप और तरंग दैर्घ्य पर जो पिंड जितना अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पिंड होता है वो जितना अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। यही मेन आपकी जो लाइन है दोस्तों, ये आपकी मेन लाइन है किरचॉफ्स लॉ की कि जो पिंड जितनी अधिक ऊर्जा, ताप या तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करेगा वो उतना ही अधिक, उतना ही ज़्यादा, उसी मात्रा में उतनी पिंड अपने जो है ऊर्जा, ताप और तरंग दैर्घ्य को उत्सर्जित भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम पर आधारित कुछ घटनाएं देख लेते हैं। जैसे कि खाना पकाने वाले बर्तनों की जो तली होती है वो काली या खुरदरी रखी जाती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि काली वस्तु जो होती है वो ऊष्मा की बहुत अच्छी उत्सर्जक होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि काली वस्तुएं जो होती हैं बहुत अच्छी ऊष्मा की उत्सर्जक होती हैं और खुरदरी वस्तुएं भी यही चीज़ होता है दोस्तों। खुरदरी वस्तुएं भी जो होती हैं वो ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित करती हैं, इसलिए खाना पकाने के लिए बर्तनों को इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं क्योंकि रेत ऊष्मा का दिन में अच्छी तरह अवशोषण करके गर्म हो जाती है और रात में यही ऊष्मा का वह उत्सर्जन करके ठंडी हो जाती है। तो रेत जो होती है दोस्तों, यहाँ पर एक किरचॉफ लॉ का ही जो इस्तेमाल करती है, जिसके कारण वो दिन में गर्म हो जाती है और रात में उतनी ठंडी प्रतीत होती है हमें। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा उदाहरण है हमारा, गर्मियों में सफ़ेद व जाड़ों में हमें रंगीन कपड़े सुखदायी होते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े हम जनरली पहनते हैं, ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जो सफ़ेद वस्तुएं होती हैं वो उत्साह को, ऊर्जा को जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, उत्सर्जित कर देती हैं, वो अवशोषित नहीं करती हैं। और वहीं पर जो जाड़ों में रंगीन कपड़े या फिर कहें हम ब्लैक डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा रखती हैं। ठीक है, तो इसी नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि बादलों वाली रात में बादलों के ऊष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा बादलों से परावर्तित होकर वापस आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो बादल होते हैं वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो जो वो पृथ्वी की गर्मी को, जैसे सपोज हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, तो ये, और यहाँ पर जो बादल हैं, तो ये जो बादल होते हैं, बादलों वाली रात होती है, दिन के समय क्या होता है दोस्तों, सूर्य से जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, किंतु रात में जब ये बादल आ जाते हैं तो ये ऊष्मा पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती। ये बादल उस ऊष्मा को, उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं। इस वजह से जो बादलों वाली रात होती है वो हमें अधिक गर्मी प्रतीत होती है। आई होप दोस्तों आपको ये किरचॉफ लॉ समझ आ गया होगा।
आगे चलते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम भी देख लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के इस नियम के अनुसार किसी भी पिंड या वस्तु के ठंडा होने की दर का मान वस्तु के ताप तथा वस्तु के चारों ओर के वातावरण के ताप में अंतर के समानुपाती होता है। सिंपल सी भाषा में ये कहें दोस्तों कि जो हम ऊष्मा या गर्मी का एहसास करते हैं वो एक्चुअल में जो तापांतर होता है, दो वस्तुओं में, दो पिंड में जो अंतर होता है उसकी वजह से हम गर्मी और ठंडी का एहसास कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ बताया गया है, वातावरण के ताप में अंतर के समानुपाती होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं या दो स्थानों के मध्य ताप में अंतर पाया जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा ऊर्जा जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। जो ऊष्मा ऊर्जा होती है वो हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक वैसे जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये पानी की तरह ही फ्लो करती है। अगर पानी किसी बीकर में ज़्यादा है और किसी बीकर में कम है तो जो पानी का स्तर है वो लेवल मिलाने के लिए कम बीकर की तरफ बढ़ता है। सेम चीज़ ऊष्मा ऊर्जा में भी होती है दोस्तों, वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर गमन करती है। अतः एक गर्म वस्तु का 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगा समय उसके 40 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में लगे समय से कम होता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर कोई वस्तु है जो वातावरण के अकॉर्डिंग अगर अधिक ठंडी है तो वो ईज़िली गर्म की जा सकती है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम कम ठंडी की बात करें तो अगर तापांतर कम होता है दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अगर तापांतर कम होगा तो वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र है धीरे धीरे होती है। अगर तापांतर अधिक होता है, जैसे कि यहाँ पर 90 से 80 डिग्री करना है तो यहाँ पर तापांतर अधिक है तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन है अधिक से कम की ओर वो जल्दी होगा। लेकिन यहाँ पर जो 40 से 30 डिग्री जो होता है तापांतर कम है तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर जो है वो कम होती है। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि जब वस्तु और इसके चारों तरफ के वातावरण के ताप में अंतर पाया जाता है तो ऊर्जा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर गमन करने लगती है। इसमें हमारा नेक्स्ट लॉ है दोस्तों, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन। तो 1879 में जोसेफ स्टीफन ने ऊष्मा संचरण या उत्सर्जन, ठीक है, अवशोषण का पर कुछ प्रयोग किए थे जिनके आधार पर उन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसे हम स्टीफन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा का जो मान है वो परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और यहाँ अगर पृष्ठ आदर्श कृष्णिका है तो इस नियम का अधिक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका गणितीय विश्लेषण देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। माना किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊर्जा विकिरण ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा का मान अगर ई है, सपोज दोस्तों अगर वो ई ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो रहा है, कोई पिंड ई बराबर की ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है और उसका परम तापमान जो है टी है, टी केल्विन है, तो स्टीफन का नियम क्या कहलाएगा? स्टीफन का नियम बन जाएगा ई इक्वली प्रोपोर्शनेट टू टी की पावर में 4। ठीक है, जो हमारा उत्सर्जित ऊष्मा है वो हमारे परम शून्य ताप की चार घात जो होती है पावर में 4 के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है स्टीफन का नियम कहता है। यहाँ पर जो न्यू दिया गया है दोस्तों, जो न्यू है वो स्टीफन नियतांक दर्शाते हैं। स्टीफन का नियतांक का मान क्या होता है? 5.67 इंटू 10⁸ जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको स्टीफन का नियम भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, टेम्परेचर स्केल क्या होता है। टेम्परेचर स्केल के लिए जो ये एक फॉर्मूला ईजिली दिया गया है। हमारे एग्जाम में कई बार हमें क्वेश्चंस आते हैं कि किस एक वैल्यू दी जाती है जिसमें तापमान सेंटीग्रेड में दिया होता है और उसी वैल्यू को हमें कभी समटाइम्स केल्विन में, समटाइम्स फ़ारेनहीट आदि में या फिर रोमर स्केल आदि में जो है कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है दोस्तों। सिर्फ एक ही फॉर्मूले से आप उन सारी वैल्यूओं का कन्वर्जन्स ईजिली कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से ये पूरा कन्वर्जन ईजिली हो जाता है। आपको अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल्स टू R/4 इक्वल टू K-273/5। सिर्फ इस एक फॉर्मूले से दोस्तों आप किसी भी वैल्यू का कन्वर्जन कर सकते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पर हमारे C की वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड दी हुई है और अपॉन में 5 और इसे हमें फ़ारेनहीट में चेंज करना है, फ़ारेनहीट की वैल्यू निकालनी है, तो ईजिली यहाँ पर ये वैल्यू निकाली जा सकती है। आपको ये इतनी मैथ्स ईजिली कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से या तो आपको
सेल्सियस को फ़ारेनहीट में चेंज करने बोल सकता है, या फिर रोमर में, या फिर केल्विन में। तो ये ईज़िली निकाला जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी से। तब तक के लिए